हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले क्लास 12 बायोलॉजी के बारे में। आज हमारी 28 फरवरी हो चुकी है। कल आपका बोर्ड का एग्जाम है। कल यानी कि कल हमारा जो डेट है वो है 29 फरवरी, और 29 फरवरी को आप लोगों को बायोलॉजी का एग्जाम देना है। तो ऐसे में आज के शाम को आज आप बात करेंगे आप लोगों के साथ में एक मैराथन क्लास के अंदर, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं। और ऐसे क्वेश्चन है जो बच्चों, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे या फिर मॉडल पेपर उठा के देख लेना, वहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। और बायोलॉजी की जो संपूर्ण तैयारी है उसको आज हम लोग अंजाम देने वाले हैं। और आपको अच्छे से सभी लेक्चर्स को ध्यान से अटेंड करना है। अगर आपने अभी तक हमारे सभी लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया तो आप जल्दी से सारे लेक्चर को अटेंड कर लेना, ताकि आपकी बायोलॉजी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। और अगर आपने कोई भी लेक्चर नहीं देखा तो आज का लेक्चर आपको कंप्लीट यानी कि संपूर्ण देख लेना है, ताकि आपकी बायोलॉजी की जो तैयारी है वो अच्छे से हो सके। क्योंकि आज हम वो सारे क्वेश्चन आपका रिवीजन कराने वाले हैं जो आज तक हमने अपने लेक्चर्स के अंदर पढ़ाया है, और वो क्वेश्चन रिवीजन कराएंगे जो आपके लिए इट इज वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से समझिए। लघु बीजाणु जनन पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, कभी कभी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि लघु बीजाणु जनन पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, यानी कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। देखिए, लघु बीजाणु जनन क्या होता है। लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, देखिए, लघु बीजाणु मात्र कोशिका 2n होती है, यानी कि डिप्लॉयड होती है, यानी कि द्विगुणित संरचना होती है, और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। और उसमें होता क्या है, अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो ये तो आपकी हुई गई लघु बीजाणु जनन पर टिप्पणी। ठीक है, अगला बच्चों क्वेश्चन आता है भ्रूण पोष पर टिप्पणी करिए। क्या होता है कि भ्रूण पोष पर, और जो बच्चों भ्रूण पोष होती है कि त्रिगुणित संरचना होती है, चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन भ्रूण पोष का निषेचन कैसे होता है, यानी कि इसका निर्माण कैसे होता है, इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि दोहरे निषेचन में अच्छे से और भी समझ लेंगे। ठीक है, देखिए, द्विध्रुवीय केंद्रक और दूसरा नरयुग्मक। होता क्या है, जो हमारा परागकण होता है उसमें जो नर जनन कोशिका होती है, नर युग्मक होता है, उसमें विभाजन होकर दो नर युग्मक बनते हैं। नर जनन कोशिका होती है, जो जनन कोशिका होती है वो विभाजित करती है परागकण जनन कोशिका, वो दो नर युग्मक बनाती है। एक नर युग्मक क्या करता है, अंड कोशिका के साथ समेकन कर लेता है, दूसरा क्या करता है, द्विध्रुवीय केंद्रक से समेकन करता है। इसको और भी अच्छे तरीके से हम आपको डिफाइन करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि दोहरे निषेचन में। ठीक है, मिलकर समेकन करके प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। ये त्रिगुणित होता है और आवृत बीजी पौधों की विशेषता। देखिए, याद रखना कि जो हमारा भ्रूणपोष बनता है या त्रिगुणित संरचना होती है, ये क्या होता है, एक आवृत बीजी जो प्लांट्स होते हैं सिर्फ उनमें ही पाया जाता है। जो अनावृत बीजी प्लांट्स होते हैं उनमें चीज नहीं पाई जाती है, गुण नहीं पाया जाता। देखिए, परागण, देखिए परागण और परागकण में अंतर होता है। देखिए, परागण की बात कर रहा है, क्या बात है, परागण पर टिप्पणी कीजिए। परागण क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब किसी पुष्प के परागकण, कोई भी पुष्प है, उस पुष्प के परागकण जो है परागकोश से निकलेंगे, क्योंकि नर युग्मक होता है परागकोश। ठीक है, तो परागकोश से जो परागकण निकलते हैं से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तब इसे ही परागण कहते हैं। देखिए, होता क्या है, परागकण जो होते हैं पुष्प के परागकोश से निकलते हैं, यानी कि जब पुष्प के परागकोश से परागकण निकलेंगे और वो निकल कर वहां से वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, यहाँ तक पहुंचाने में जो कार्य किया गया इस क्रिया को ही हम परागण कहते हैं, या इसे ही हम परागण कहते हैं। ठीक है, अब आ गया बच्चों हमारा डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि दोहरा निषेचन। देखिए, दोहरे निषेचन से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं। देखिए, दोहरे निषेचन की खोज नवासी ने सन 1898 ईस्वी में लिलियम और फेटलेरिया में की थी। देखिए, यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि दोहरे निषेचन की खोज किसने की थी, याद रखना है, नवासी ने की थी। कब की थी, 1898 में की थी। किस पर की थी, लिलियम और फेटलेरिया में की थी। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नवासी ने दोहरे निषेचन की खोज किस पर की थी, तो लिलियम और फेटलेरिया पर की थी। लेकिन कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है निषेचन की खोज किसने की, दोहरे निषेचन की डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की, याद रखना नवासी ने। ठीक है, आवृत बीजी पौधों में दोहरा निषेचन पाया जाता, होता क्या है, जो आवृत बीजी प्लांट्स होते हैं उनमें दोहरा निषेचन पाया जाता है। इन पौधों में दो नरयुग्मक बनते हैं, यानी कि दो नरयुग्मक बनते हैं जो भ्रूण कोश में उपस्थित अंड कोशिका और द्विध्रुवीय केंद्रक होता है, जो द्विध्रुवीय केंद्रक होता है उनसे समेकन करते हैं। ठीक है, जब अंड कोशिका के साथ समेकन करता है तब क्या होता है, जब द्विध्रुवीय केंद्रक से समेकन करता है तब क्या होता है। देखिए, इसमें पहला नरयुग्मक अंड कोशिका से समेकन करता है और युग्मन बनाता है। इसमें होता क्या है, जो पहला वाला नरयुग्मक होता है वो अंड कोशिका के साथ समेकन करता है और क्या होता है, जायगोट यानी कि युग्मन बनाता है। इसी को सत्य निषेचन भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सत्य निषेचन कहते हैं।
ठीक है, यहाँ पर दो निरुग्मक बन रहे थे, एक निरुग्मक ने अंडकोशिका के समेकन किया और जायगोट बनाया, इसे सत्य ट्रू फर्टिलाइजेशन कहेंगे। दूसरा निरुग्मक जो होता है बच्चों द्विध्रुवीय केंद्रक से समेकन करता है। जो हमारा दूसरा वाला निरुग्मक था वो उसने क्या किया, द्विध्रुवीय केंद्रक से समेकन करता है और भ्रूणपोष का निर्माण करता है। किसका बच्चों निर्माण करता है, भ्रूणपोष का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को त्रिसमेकन, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, त्रिसमेकन कहते हैं, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, रजो स्त्राव पर टिप्पणी कीजिए या फिर रजो दर्शन पर टिप्पणी कीजिए, या रजो दर्शन किसे कहते हैं, ऐसा आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, किसी मादा के जीवन काल में प्रथम बार ऋतुस्राव होने को रजो दर्शन कहते हैं। किसी भी फीमेल में प्रथम बार यानी जीवन काल जो होता है उसमें प्रथम बार ऋतुस्राव जो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, रजो दर्शन या रजो स्त्राव कहते हैं। ये क्या होता है, 12 से 13 वर्ष की आयु में शुरू होता है। इसकी जो आयु लिमिट होती है वो 12 से 13 वर्ष होती है। ये डिफरेंट हो सकती है लेकिन आपको लिखकर इतना ही आना है। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रजो निवृत्ति क्या होती है। देखिए रजो दर्शन क्या होता है, शुरू हो रहा था, रजो निवृत्ति क्या होती है, लास्ट का होता है। ठीक है, किसी मादा के जीवन काल में आर्तव चक्र स्थायी रूप से बंद हो जाने को रजो निवृत्ति कहते हैं। 45 से 50 वर्ष की आयु में होता है। ठीक, मरूला अवस्था क्या है, और बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि मरूला पर टिप्पणी कीजिए। क्या आ जाएगा, मरूला पर टिप्पणी कीजिए। देखिए मरूला जो होती है जायगोट के बाद बनी 16 कोष की ठोस अवस्था होती है जो अंड वाहिनी में स्थित होती है। मरूला होता क्या है, देखिए सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, फिर उसमें जो जायगोट बनता है उसमें विदलन, तो जायगोट में विदलन के फलस्वरूप बनता है। ठीक है, तो मरूला जो होती है जायगोट के बाद बनी 16 कोष की ठोस अवस्था होती है जो अंड वाहिनी में स्थित होती है। ठीक है, याद रखना है कि जो मरूला स्टेज होती है वो कहाँ पर स्थित होती है, अंड वाहिनी में। ठीक है, मरूला ठोस गेंद के समान संरचना होती है जो 16 कोष की होती है। जायगोट यानी कि युग्मनज में विदलन के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। जो जायगोट होता है, युग्मनज होता है, वहां पर विदलन होता है, उसके फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है अंतापात्र निषेचन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और इसको शॉर्टकट में IVF भी कहते हैं। देखिए अंतापात्र निषेचन जो है इस पर टिप्पणी भी आ सकता है, किसे कहते हैं ऐसा भी पूछा जा सकता है, क्या होता है ऐसा भी आ सकता है। लेकिन ये जब भी आएगा अच्छे से आएगा तो शायद 2 से 3 नंबर में ही आएगा, ज़्यादा हो सकता है इससे कम में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए एक तकनीक होती है, समझिए इसको, यह तकनीक उन स्त्रियों के लिए सहायक है। ये तकनीक जो है उन स्त्रियों के लिए सहायक है जिसमें गर्भधारण नहीं होता है। जिसमें होता क्या है, गर्भधारण जो है नहीं होता है। इसमें अंडाणु को बाहर निकालकर, इसमें अगर किसी फीमेल में गर्भधारण नहीं हो रहा है उसके अंडाणु को क्या किया जाता है, बाहर निकालकर पति के शुक्राणु से निषेचन प्रयोगशाला में किया जाता है। उसे क्या किया जाए, इस पर जो उसके पति होगा उसका स्पर्म निकालकर उसको प्रयोगशाला में क्या किया जाएगा, उसको निषेचन कराया जाता है। ठीक है, निषेचित अंडे को, जो हमारा निषेचन होगा, जो निषेचित अंडे होगा उसको 32 कोष की, देखिए यहाँ पर कहते हैं 32 कोष की जो होते हैं अवस्था में, इसे माता के गर्भाशय में रोपित कर दिया। इसे क्या किया जाता है, 32 कोष की अवस्था में जो हमारा अंडा बना था उसको माता के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। ठीक है, गर्भविधि पूर्ण होने पर माता सामान्य शिशु को जन्म देती है। देखिए जैसे ही गर्भविधि पूर्ण होगी, जो फीमेल होगी, जो माता होगी, वो नॉर्मल शिशु को जन्म देती है और अंतापात्र निषेचन या IVF कहते हैं। इस तकनीक को परखनली शिशु भी कहते हैं। ये जो तकनीक है इसे हम परखनली शिशु भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला बच्चों है एवं संचारित रोग या उपार्जित रोग। इसमें एक सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है उपदंश, इसी को हम पढ़ेंगे। ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज और इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी आ सकता है। उपदंश जो होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं सिफिलिस। ये होता क्या, किससे होता है, ऐसा भी ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से बन सकता है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, यह रोग ट्रिपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से फैलता है। जो सिफिलिस है यानी कि उपदंश है, ट्रिपोनेमा पैलिडम नामक एक जीवाणु है, उसके द्वारा फैलता है। इसके अगर हम लक्षण की बात करें तो पुरुषों में संक्रमण के 9 से 10 दिन के बाद पेनिस पर लाल रंग के दाने दिखाई देने लगते हैं। स्त्रियों में योनि पर लाल रंग के दाने दिखाई देने लगते हैं और 5 से 6 महीने बाद पूरे शरीर में फैल जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ होते हैं जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, लक्षण होते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सगर्भता का चिकित्सीय समापन। इसको शॉर्टकट में MTP, और MTP का फुल फॉर्म होता है मेडिकल ट्रांसमिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इस पर भी हमेशा बोर्ड एग्जाम में टिप्पणी पूछी जाती है क्योंकि ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट है। देखिए स्त्री गर्भधारण के 3 महीने से पूर्व यानी कि 3 महीने से पहले भ्रूण को गिरा दिया जाता है। देखिए होता क्या है, गर्भधारण पूर्ण हुआ उसके 3 महीने होने से पहले ही जो हमारा भ्रूण बन रहा था उसको गिरा देना, खंडित करा देना। आज के समय में इसे कानूनी मान्यता भी मिल चुकी है। देखिए पहले से कानूनी मान्यता नहीं थी, आप चेकअप करा के खंडित करा सकते हैं। आज के समय में इसे कानूनी मान्यता मिल चुकी है, इससे पहले इसके लिए कानूनी मान्यता नहीं थी। ठीक है,
बार बार अबॉर्शन है, इसको अबॉर्शन भी कहते हैं। गर्भपात कराने से स्त्री का जो होता है स्वास्थ्य कमजोर होता है। नोट बात आपको याद रखना, गर्भपात किसी योग्य चिकित्सक द्वारा ही कराना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि प्रभावी लक्षण क्या होते हैं। देखिए होता क्या, बोर्ड एग्जाम में कभी कभी मेंडल्स का जो चैप्टर है उससे भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपसे 1 से 2 नंबर में पूछ लिया जाएगा कि प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, ठीक है। तो जब 2 तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराया जाता है, देखिए मान लीजिए 2 तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधे हैं, ठीक है, उनमें संकरण कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण अपना प्रभाव दिखा पाते हैं, जो F1 पीढ़ी होती है या पहली पीढ़ी होती है, जो भी लक्षण अपना प्रभाव वहाँ पर दिखा पाते हैं उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। यानी कि जिन्होंने दिखा दिया अपना प्रभाव उन्हें प्रभावी लक्षण कहेंगे, और जिन्होंने नहीं दिखा पाया उनको अप्रभावी कह देंगे। तो जाहिर सी बात, अगर अप्रभावी आता है तो आप लिखेंगे जब 2 तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों में क्रॉस कराया जाता है या संकरण कराया जाता है, तो जो लक्षण पहली पीढ़ी में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं, देखिए यहाँ पर आपको दिखा पाते तो प्रभावी हो गया, नहीं दिखा पाते हैं तो उन्हें ये हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं, ठीक है, लिख लेना। अगला बच्चों आता है संकर क्या होते हैं। संकर के बारे में देखिए, संकर होता क्या, जब 2 तुलनात्मक लक्षणों वाले पौधों में क्रॉस कराएंगे तो उत्पन्न संतत जो भी संतान उत्पन्न होती है उसे हम संकर कहते हैं। जीनोम क्या होता है, जीनोम पर टिप्पणी 1 नंबर में आएगी, ठीक है। अगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय को ही हम जीनोम कहते हैं। अगुणित गुणसूत्रों का एक समुच्चय होता है उसको ही जीनोम कहते हैं। देखिए जीन प्रारूप पर टिप्पणी कीजिए। जीन प्रारूप क्या होता है, लक्षण प्रारूप क्या होता है, इनको आपको पता होना चाहिए। किसी लक्षण जीनी अभिव्यक्ति को जीन प्रारूप कहते हैं, ठीक है। किसी भी जीन लक्षण जीनी की अभिव्यक्ति को हम जीन प्रारूप कहते हैं। होता क्या, देखिए मान लीजिए समान लंबाई के लाल पुष्प वाले पौधे का जीन प्रारूप कैपिटल आर है, यानी कि समान लंबाई उनकी समान है, और लाल बार फूल वाला जो पुष्प है उसका जो जीनोटाइप है या जीन प्रारूप है कैपिटल आर है। जबकि विषमयुग्मी जो प्रारूप होगा कैपिटल और स्मॉल, उसका स्मॉल क्या होगा, समान लंबाई जो है फूल जो होगा लाल की जगह कैसा भी हो सकता है, तो इसका जो विषमयुग्मी होगा वो इसका जीनोटाइप एक क्या होता है। लेकिन इसमें प्रभावी कौन सा होगा, लाल ही, क्योंकि जो भी लक्षण अपना यानी कि पहली पीढ़ी में अपने प्रभाव दिखा पाएगा। लेकिन यहाँ पर जीन प्रारूप इनका बदल जाएगा, लक्षण प्रारूप एक ही रहेगा, लाल ही रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला बच्चों लिंग गुणसूत्रों में वितरण से होने वाले विकार या सिंड्रोम्स। देखिए इसमें होता है क्या, लिंग गुणसूत्रों में वितरण से जो सिंड्रोम यानी कि जो रोग होते हैं उनके बारे में। देखिए यहाँ पर 2 हैं जो सबसे ज्यादा आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाएंगे और पूछे भी जाते हैं। एक क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता है, एक टर्नर सिंड्रोम होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है, इस सिंड्रोम की खोज डॉक्टर हेनरी क्लाइनफिल्टर ने पुरुषों में की थी। जो आपका क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, इस सिंड्रोम की जो खोज की थी डॉक्टर हेनरी क्लाइनफिल्टर ने पुरुषों में की थी, ठीक है। ये लिंग गुणसूत्रों में, ये जो हमारे लिंग गुणसूत्र होते हैं, सेक्सुअल गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम, उसमें ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न होता है। इसके कारण उत्पन्न होता है ट्राइसोमी के कारण, तथा गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। नॉर्मली गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बच्चों, 46 होती है, लेकिन इसमें क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में होता क्या है, गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। देखिए होता क्या है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए पुरुष थे, उसमें 44 + XY होना चाहिए, उसमें होता क्या है, एक X गुणसूत्र जो होता है एक्स्ट्रा आ जाता है, क्योंकि देखिए 2 का गुणसूत्रों का जोड़ा होता है, वहां पर ट्राइसोमी यानी कि 1 बढ़ जाता है, 2 की जगह पर 3 हो जाते हैं। इसमें पुरुष व स्त्री जैसे लक्षण विकसित प्रकट होते हैं। जो पुरुष होता है उसमें स्त्री के कुछ लक्षण भी आ जाते हैं, ठीक है। अगला बच्चों आता है हमारा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, ये सिंड्रोम केवल स्त्रियों में होने वाला विकार है। देखिए ये जो टर्नर सिंड्रोम है सिर्फ स्त्रियों में होता है। इसकी खोज जो की थी डॉक्टर हेनरी टर्नर ने की थी। इसमें गुणसूत्र जो होते हैं उसमें मोनोसोमी पाई जाती है, ठीक है, अर्थात गुणसूत्र जो होते हैं 44 + XX होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन होता क्या यहाँ पर 1 से 1 0 हो जाता है, यानी कि 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस सिंड्रोम में जननांगों का विकास नहीं होता है। ये क्या होता है, केवल स्त्रियों में पाया जाता है। और होता क्या है, जो स्त्री होती है उसमें 46 के स्थान पर 45 गुणसूत्र होंगे और वहाँ पर जननांग जो होंगे विकास नहीं हुआ होगा, उनका विकसित नहीं होते हैं, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन है बढ़ांधता पर टिप्पणी कीजिए। देखिए बढ़ांधता हो गया, हीमोफीलिया हो गया, दोनों टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमसे पूछे भी जाते हैं। देखिए बढ़ांधता क्या होता है, बढ़ांधता का पता जो है सबसे पहले डॉक्टर हार्नर ने लगाया था। इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों को लाल और हरे रंग में पहचान नहीं होती है, इसीलिए इसे हम लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। इसे प्रोटॉन दोष भी कहते हैं। यह एक लिंग सहलग्न अप्रभावी वंशागत रोग है। देखिए जो हमारा बढ़ांधता हो गया, ये क्या है, इसका जो सबसे पहले पता लगाया था, इसकी खोज की थी वो डॉक्टर हार्नर ने की थी। इस रोग से अगर कोई भी व्यक्ति ग्रसित है, कोई किसी भी व्यक्ति को ये रोग है, और ये क्या है बच्चों, एक आनुवांशिक रोग है, माता पिता से बच्चों में पहुंचता है। इसमें होता है कि इस रोग से अगर कोई भी व्यक्ति ग्रसित है तो उसको लाल और हरे रंग
में पहचान वो नहीं कर पाएगा, नहीं बता पाएगा, इसीलिए इसे, क्योंकि वो लाल और हरे रंग में पहचान नहीं बता पाता, इसीलिए इसे लाल हरा अंधापन भी हम कह देते हैं। और इसे बच्चों साथ साथ प्रोटॉन दोष भी कहते हैं। और एक क्या होता है, एक्स लिंग, यानी कि एक्स गुणसूत्र होता है उसी पर प्रभावी होता है, अप्रभावी एक्स लिंग सहलग्न। इसमें आपको नोट बातें जो आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए देखिए एक्स, मान लीजिए हमारी कोई स्त्री है, उसमें एक एक्स गुणसूत्र पर अगर है तो वो स्त्री क्या होगी, बढ़ाना नहीं होगी, बढ़ानता की वाहक होगी। ठीक है। अगला, अगर उसके दोनों एक्स गुणसूत्रों पे है तभी वो बढ़ान स्त्री कही जाएगी। अगर कोई पुरुष है, उसके एक, क्योंकि पुरुष में एक ही एक्स गुणसूत्र अगर उस पे है तो वो पुरुष कभी भी वाहक नहीं होता है। ठीक है, याद रखना, वो सीधे बढ़ान होगा। अगर किसी पे नहीं है तो वो हमारा जो पुरुष होगा वो नॉर्मल होगा, सामान्य होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला बच्चों है मेंडल के नियम। देखिए मेंडल के मोस्टली 3 नियम हैं। एक प्रभाविता का नियम है, एक पृथक्करण का नियम है बच्चों, और एक हमारा नियम है स्वतंत्र अवयवन का नियम। ठीक, लेकिन जो अगर हम प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करें तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर जो हम पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, ऑन सॉल्व पेपर सॉल्व कराते हैं बच्चों, वहां पर हम देख रहे हैं कि ज्यादातर क्या होता है, मेंडल के प्रथम और द्वितीय नियम ही पूछे जाते हैं, यानी कि प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम ज्यादा पूछा जाता है। तो आपके पास समय जो है वो कम है, तो हम आपको सिर्फ प्रभाविता का नियम पढ़ाएंगे और पृथक्करण का नियम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो प्रभाविता का नियम क्या था? प्रभाविता का नियम अगर आपने प्रभावी लक्षण के बारे में अच्छे से समझ लिया है तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए, जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में अपने प्रभाव को प्रदर्शित कर पाते हैं उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। तथा इसी नियम को प्रभाविता का नियम, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल किए थे, जो लक्षण अपने पहली पीढ़ी में अपने प्रभाव को प्रदर्शित कर पा रहे थे, दिखा पा रहे थे, उन्होंने क्या किया, मेंडल ने उन्हें कहा प्रभावी लक्षण है, और उन पर एक नियम बना दिया जिसे कह दिया प्रभाविता का नियम। मान लीजिए बच्चों एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी। कैपिटल टी जो है बच्चों लंबापन है, स्मॉल टी है वो बौनापन है। ठीक है, इनमें जब क्रॉस कराएगा तो एक बना कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि दोनों जो हमारे सारे पौधे बनेंगे वो कैपिटल टी स्मॉल टी के बनेंगे। ठीक है, अर्थात सभी पौधे संकर लंबे, ये जो पौधे बनेंगे क्योंकि ये बनते हैं सारे संकर बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो लंबा बौना में अगर कंपेरिजन किया जाए, तुलना किया जाए, तो वहां पर आपको पता है कि लंबापन प्रभावी है। ठीक है, तो यहाँ पर संकर लंबे हैं और यहाँ पर बौनापन अप्रभावी तथा लंबापन हमारा प्रभावी। तो ये है आपका पूरा जो है ये मेंडल के प्रभाविता का नियम है, क्योंकि प्रभाविता का नियम भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला हमारा बच्चों नियम आता है जिसको हम कहते हैं पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम प्रभाविता के नियम के आगे की पुष्टि करता है। देखिए मेंडल ने कहा कि F1 पीढ़ी में संकर बनने पर दोनों जीन एक साथ आ जाते हैं। देखिए जो मेंडल जी थे उन्होंने कहा था कि संकर बनने पर दोनों जीन्स जो हैं वो एक साथ आ जाते हैं, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों एक साथ आ गए। ठीक है, मान लिया एक साथ आ जाते हैं, किंतु उनमें से कोई एक जीन ही अपने लक्षण प्रकट कर पा रहा था। यहाँ ये बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर जो इस कैपिटल टी था वही अपने लक्षण को प्रकट कर पा रहा था। जनन द्रव्य में जो जनन द्रव्य होगा उसमें दोनों कारक जो हैं साथ साथ रहते हैं। हाँ, ये बात भी सही है। और युग्मक बनने के समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन जब आप इनके युग्मक बनाएंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अर्थात दो विपरीत लक्षणों के इस प्रकार एक दूसरे से पृथक हो जाने को ही मेंडल ने पृथक्करण का नियम कहा। जैसे बच्चों कैपिटल टी स्मॉल टी में हमने इनके युग्म बनाए संकरण का, तो एक जगह पर कैपिटल टी स्मॉल टी कुछ जगह पर पृथक हो गए, यानी कि एक दूसरे से अलग हो गए। तो जीनोटाइप इनका आएगा। देखिए इनका जीनोटाइप कैसा आएगा, एक शुद्ध लंबा है, दो एक जैसे हैं, एक हमारा शुद्ध बौना, तो 1:2:1 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसके फिनोटाइप की बात करें तो देखिए इसमें भी लंबापन प्रभावी, ये भी लंबा, यानी कि ये पौधा भी लंबा होगा, ये भी लंबा होगा, और एक ये तो लंबा है। ठीक है, अगर इसके फिनोटाइप यानी कि लक्षण प्रारूप की बात करें तो 3 लंबे 1 बौना। तो मेंडल के दोनों नियम समझ लिया आपने, प्रभाविता का नियम भी और पृथक्करण का नियम भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों जिसमें पूछा जा रहा है एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना। देखिए एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना जो थी वो किसने दी थी, कब दी थी, ऐसा आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, किसने दी थी, कब दी थी, ऐसे क्वेश्चन आपसे अति लघु उत्तरी में या फिर ऑब्जेक्टिव में बनेंगे। ठीक है, देखिए एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना जो थी बिडल और टाटम ने दी थी। 2 साइंटिस्ट है जिनका नाम था बिडल और टाटम ने दी थी। इन्होंने सन 1941 ईस्वी में न्यूरोस्पोरा नामक एक कोशिकी कवक पर अपने प्रयोग को सिद्ध किया था। ठीक है, तो हमारा एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना जो थी वो उसने किसने दी थी, बिडल और टाटम ने दी थी। किस पर दी थी, न्यूरोस्पोरा नामक एक कोशिकी कवक पर दी थी। इन्होंने अपने प्रयोग में सिद्ध किया था कि इनके अनुसार ये कह रहे थे कि प्रत्येक जो जीन होता है एक विशेष प्रकार के एंजाइम से या फिर प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है जिसमें आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, यानी कि डीएनए उंगली छाप। हाँ,
आपसे अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूछता है या डीएनए उंगली छाप प्रक्रिया पूछता है तब भी आपको यही लिखना है, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को एलेक्स जेफरी ने विकसित किया था। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है एक प्रक्रिया है, इसको जिसने विकसित किया था उनका नाम था एलेक्स जेफरी। इसके माध्यम से प्रत्येक जीव का जो मूल आनुवंशिक पदार्थ होता है उसमें भिन्नता देखी जा सकती है। समरूप अगर हम जुड़वा को छोड़ दें तो कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं। ये भिन्नता डीएनए के कारण होती है, चीज़ें आपको पता है। इस तकनीक का उपयोग विभिन्न स्थानों पर किया जाता है, जैसे किसी चोरी में हो गया, किसी हत्या में हो गया और किसी लड़ाई झगड़े में। इतनी जगह पर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर, और यहाँ पर पूछा जाता है कि लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में आपको कोई 3 अंतर बताने रहते हैं। देखिए समझिए इसको। लघु बीजाणुधानी चारों ओर से बाह्य त्वचा, अंतःस्तर, मध्य स्तर और टेप्टम से घिरी रहती है। जो बच्चों हमारी लघु बीजाणुधानी होती है उसमें 4 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम। ये इसका इंग्लिश नाम है। हिंदी में कहते हैं बाह्य त्वचा, अंतःस्तर, मध्य स्तर और टेप्टम को चाहे इंग्लिश को चाहे हिंदी में टेप्टम ही कहते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम गुरु बीजाणुधानी की बात करते हैं, जब गुरु बीजाणुधानी पर हम चर्चा करते हैं तो हम पता चलते हैं कि गुरु बीजाणुधानी, इसको बीजांड कहते हैं, चारों ओर से बाह्य त्वचा, अंतःस्तर जो होता है वो अध्यावरण से घिरी रहती है। किससे? अध्यावरण ज्यादा होता है, इसमें मुख्य होता है, ठीक है। अगला, अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो होती हैं अर्धसूत्री विभाजन करती हैं और असंख्य लघु बीजाणु यानी कि परागकणों का निर्माण करती हैं। वहीं पर गुरु बीजाणुधानी में ऐसा नहीं होता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है अर्धसूत्री विभाजन करती है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित कोशिकाएं बनाती है। अगुणित बीजाणु गुरु बीजाणु बनाते हैं और इसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं और एक गुरु बीजाणु क्रियाशील रहता है, ठीक है। जो क्रियाशील रहता है, ठीक है, 3 नष्ट हो जाएंगे। अर्धसूत्री विभाजन से 4 बनेंगे, 4 में से 3 निष्क्रिय हो जाती है, नष्ट हो जाती है, एक ही क्रियाशील रहता है। लास्ट पॉइंट है, गुरु बीजाणु पराग कोश के स्फुटन से मुक्त हो जाते हैं। जो गुरु बीजाणु होते हैं वो पराग कोश के स्फुटन से मुक्त हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, नर युग्मकोद्भिद होते हैं और इसमें नर युग्मक बनते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर बच्चों गुरु बीजाणु की बात करें तो गुरु बीजाणु हमारे वृद्धि करके भ्रूणपोष बनाते हैं। अतः यह जो होता है मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है, इसमें मादा युग्मक बनता है, ठीक है। तो ये थे गुरु बीजाणुधानी और लघु बीजाणुधानी में अंतर, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपसे लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। अगला बच्चों जो हमारा टॉपिक है वो अमीबी पेचिस है। अमीबी पेचिस क्या होती है इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि इस पर भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और जब भी पूछा जाएगा 5 नंबर में। मनुष्य में ये रोग एंटमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा फैलता है। देखिए अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में अतिलघुत्री में पूछा जा सकता है कि अमीबी पेचिस किसके द्वारा फैलता है, तो याद रखना एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा फैलता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका होता क्या है, ये बड़ी आंत के कोलन भाग, देखिए बड़ी आंत होता है उसके हमारे 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम ऊपर वाला, कोलन बीच वाला, रेक्टम नीचे वाला, ठीक है। तो सीकम, कोलन, रेक्टम 3 भाग होते हैं। उसके कोलन भाग का ये परजीवी होता है। इसकी खोज जो की थी वो लैम्बन ने की थी। एंटमी इसकी जो खोज की थी लैम्बन ने की थी, तथा इसके रोगजनक स्वभाव, इसके यानी कि ये रोग भी उत्पन्न करता है, उसका जो पता जो लगाया था वो फ्रेडरिक लॉस ने लगाया था। ये रोग जो होता है मक्खी द्वारा फैलता है। ये रोग जो फैलता है मक्खी के द्वारा फैलता है। इसमें क्या होता है, मल के साथ खून आने लगता है और जिसे अमीबी पेचिस या फिर खूनी पेचिस भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसको अमीबी पेचिस या फिर खूनी पेचिस भी कहते हैं। समझ में आ गया? तो अमीबी पेचिस भी कहते हैं इसको हम और खूनी पेचिस भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें एंटमीबा जो है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, इसका जीवन चक्र, लाइफ साइकिल की बात करें तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है इसका जीवन चक्र भी हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो क्या होता है, एक पोस्ती मोनोजेनेटिक परजीवी द्वारा होता है। एक क्या होता है, एक पोस्ती मोनो परजीवी द्वारा होता है, ठीक है। ये जो हमारा एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। और अपना जीवन चक्र जो है मनुष्य की बड़ी आंत में, ये मनुष्य की आंत लिख लीजिए या फिर बड़ी आंत में पूरा, मनुष्य की आंत में पूरा करता है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। इसका जो होता है ट्रोपोजाइन जो होता है कोलन में द्विविखंडन, इसका जो ट्रोपोजाइन स्टेज होती है वो कोलन जो हमारा भाग होता है बड़ी आंत का, उसमें क्या करता है, द्विविखंडन करता है और द्विविखंडन द्वारा अलैंगिक जनन करता है। कैसा? आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, अलैंगिक जनन करता है और 2 कोशिकाएं बनाता है। हमारी जो 2 कोशिकाएं बनेंगी और ये क्या करते हैं, जो आंत होती है, आंत
में भोजन ग्रहण करके बार बार विभाजन करता रहता है, जिससे इसकी संख्या में वृद्धि होती जाती है। एंटमीबा जो होता है इसके रोकथाम और उपचार के बारे में देखिए, हमें जो होता है खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनको ढक कर रखना चाहिए, अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। उपचार है तो रोमेटिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको लिख देना, इनसे दवाइयों से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको होता है तो आप दवाई लेने अच्छे से मेडिकल स्टोर पर जाइए और आप खुद डॉक्टर बनने का प्रयास मत करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है बच्चों अनुलेखन के बारे में। अनुलेखन क्या होता है? डीएनए में उपस्थित आनुवंशिक सूचनाओं का, जो हमारा डीएनए होता है वहां पर आनुवंशिक सूचनाएं उपस्थित होती हैं। उपस्थित आनुवंशिक सूचनाओं का एमआरएनए में स्थानांतरित हो जाना जो होता है वो अनुलेखन कहता है और डीएनए पैकेजिंग कहलाता है। आप देखिए, सॉरी बच्चों, अनुलेखन कहलाता है। अगला हमारा टॉपिक है डीएनए पैकेजिंग। देखिए डीएनए पैकेजिंग क्या होता है? डीएनए को पैकेज करना, डीएनए को पैक करना, ये हमारी होती है डीएनए पैकेजिंग। इसको ध्यान से समझिए। डीएनए की जो कुल लंबाई होती है केंद्रक की अपेक्षा काफी अधिक होती है, हम सभी को पता है। हमारा जो डीएनए होता है काफी लंबा है, आपको पता है। सेल्स होती हैं, सेल के अंदर सेल्स ऑर्गन्स होते हैं, सेल ऑर्गन्स के अलावा हमारा वहाँ पर एक केंद्रक भी होता है। जो हमारा डीएनए होता है केंद्रक के अंदर होता है, ठीक है। अतः अगर बात करें जैसे कि ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है उसमें के जो डीएनए की लंबाई होती है 1.36 माइक्रोमीटर होती है। अतः डीएनए को डीएनए पैकेजिंग के द्वारा केंद्रक के अंदर रखा जाता है, यानी कि जो हमारा डीएनए होता है उसको डीएनए पैकेजिंग के द्वारा ही केंद्रक के अंदर रखा जाता है। हिस्टोन प्रोटीन पर लिपटा हुआ डीएनए न्यूक्लियोसोम कहलाता है। जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन होती है उस पर अगर जो डीएनए लिपटा होता है वो न्यूक्लियोसोम कहलाता है। अर्थात लंबे डीएनए अणुओं को हिस्टोन प्रोटीन से लपेट कर रखना ही डीएनए पैकेजिंग कहलाता है। यानी कि जो हमारे डीएनए के लंबे लंबे अणु होते हैं उनको लपेट कर हिस्टोन प्रोटीन पर रखना ही हमारा जो प्रक्रिया कहलाती है वो डीएनए पैकेजिंग कहलाती है। देखिए अगला कुछ जो हमारा टॉपिक है वो जन्मजात रोग या फिर आनुवंशिक रोग। तो वे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहते हैं और आनुवंशिक विकारों के कारण उत्पन्न होते हैं, आनुवंशिक विकारों के कारण होते हैं, उन्हें आनुवंशिक रोग या फिर जन्मजात। जैसे कि बच्चों समझिए, अगर आपके रोग कोई ऐसा है जो आपके माता पिता में था वो बच्चों में भी आ गया, जैसे हीमोफीलिया हो गई, बड़ अंधता हो गया, थैलेसीमिया हो गई, एल्केप्टोन्यूरिया हो गई, आदि जो रोग होते हैं जो बच्चों आनुवंशिक रोग होते हैं। कुछ बच्चों हमारे उपार्जित रोग होते हैं जो जन्म के बाद में अर्जित कर लेते हैं। तो यहाँ से हम बच्चों क्या करेंगे, हम आपको नेक्स्ट लेक्चर है वो आपको आज मॉर्निंग में ही प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप उसका रिविजन कर लेना, क्योंकि बच्चों यहाँ तक के ही सिर्फ नोट्स बन सके हैं। अब मैंने सोचा आपको पहले वीडियो दे दिया जाए आधा, ताकि आपको इनका रिवीजन कर सके। इसके आगे के नोट्स जैसे हमारे रेडी होते हैं हम आपको मॉर्निंग में आपको 6 बजे तक इसका जो हमारा 6 AM तक का टारगेट है वहां तक हम आपको वीडियो लेक्चर देने का प्रयास करेंगे, इसका पार्ट 2, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बच्चों आपको पता है कि आपका जो बायोलॉजी का एग्जाम है उसमें आपको पता है कि 70 नंबर का आपको पेपर करना रहेगा। उसमें से 70 नंबर में से आप जितने भी लाएंगे, 60 लाएंगे, 65 लाएंगे, 55 लाएंगे, 50 लाएंगे, वो सब आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको 90+ स्कोर करना है तो वो यहाँ पर आपको मिनिमम जो है 60 का स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। उस प्रैक्टिकल में आपको लगभग 25 से 26 यानी कि 25 से 29 या फिर 30 नंबर बच्चों को मिल ही जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपका कॉलेज है, जैसा आप मेहनत करोगे, प्रैक्टिकल फाइल बनाओगे, वाइवा आपका अच्छा जाएगा, आपने हर्बेरियम वगैरह सारा कुछ अच्छे से बनाया ना, तो आपको 30 में से अच्छे खासे 29-30 भी नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या, सारी लेक्चर्स को जो भी मैंने आज तक पढ़ाया उसको आप अटेंड करिएगा, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि अब आप रिविजन करिए, आप नोट मत करिएगा, पढ़िएगा, रिविजन करिए, कोई भूल नहीं टॉपिक उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप पढ़ लेना, ठीक है। तो आप लोग बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन दिस क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।